दोस्तों, मेरा मानना है कि ये 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में रखा गया था, अमित शाह जी ने रखा था 20 अगस्त को। पहले तो इसका तारीख याद रखना है, 20 अगस्त, और लोकसभा में पेश किया गया था। विधेयक के अनुसार यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध, न्यूनतम सज़ा 5 वर्ष के आरोप में लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो बिना दोष सिद्ध हुए, ध्यान रहे, बिना दोष सिद्ध हुए उन्हें पद से हटना अनिवार्य है। यह प्रावधान अपने आप लागू हो जाएगा यदि 31वें दिन तक इस्तीफा या हटाने की कार्रवाई नहीं होती तो यह कदम जवाबदेही और राजनीतिक विमर्श में बड़ा बदलाव दर्शाता है। हटाएगा कौन? राज्यपाल, राष्ट्रपति। और विधेयक में प्रस्ताव, यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में संशोधन कर नया उपखंड 5A जोड़ा है। यदि कोई मंत्री गंभीर अपराध में 30 दिन लगातार हिरासत में है तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री की सलाह पर हटा देंगे। यदि प्रधानमंत्री 31वें दिन तक सलाह नहीं देते तो मंत्री स्वतः हट जाएगा, पदमुक्त हो जाएगा। यही नियम प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है। यदि 31 दिन तक वे इस्तीफा नहीं देंगे तो वे स्वयं हट जाएंगे। विधेयक के प्रावधान के अनुसार रिहाई के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति होगी, यानी दोबारा बन सकते हैं। लोकसभा में विधेयक को लेकर हंगामा हो गया और इसे संयुक्त कमेटी को सौंप दिया गया। संयुक्त संसदीय कमेटी जेपीसी संसद द्वारा किसी विशेष उद्देश्य जैसे विषय और विधेयक की विस्तृत जांच के लिए गठित की जाती है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं और वर्तमान में यह विधेयक लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुने गए 31 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय कमेटी को भेजा गया है। बस यही थी खबर। आपको ध्यान रखना है कि एक अनुच्छेद में परिवर्तन हो रहा है, 75, अनुच्छेद 75 में 5A जोड़ा है। यूनेस्को का प्रश्न याद करते हैं क्योंकि मराठा यूनेस्को में शामिल हो गया। मराठा सैन्य के जो परिदृश्य थे, और यूपीपीसीएस में मराठा से संबंधित एक प्रश्न आता है अधिकतर, तो ये देख लेते हैं इसको। जुलाई 2025 में इसको शामिल किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को में। और जी, महाराष्ट्र का सालेर किला, शिवनेरी किला एंड लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये महाराष्ट्र में है 11। और 12वां कहाँ पर है? तमिलनाडु के जिंजी में, जिंजी किला। इनको यूनेस्को में शामिल किया गया। यह पेरिस में हुई थी, फ्रांस पेरिस में 6 से 16 जुलाई के बीच 47वीं बैठक। अब भारत में टोटल कितने स्थल हो गए हैं? 44। 12 किलो को एक ही स्थल के रूप में सूची शामिल किया गया। 36 स्थल सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं, एक मिश्रित स्थल है। बस ध्यान रखना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 अगस्त को देश का पहला राज्य हेल्थ नियामक उत्कृष्टता सूचकांक निकाला है, यानी स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। किसने निकाला है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य पारदर्शी डाटा आधारित ढांचे के माध्यम से राज्य स्तरीय दवा नियामक प्रणाली का मूल्यांकन और सुदृढ़ीकरण करना है। यह कार्यक्रम भारत में दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है, सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश के हर नागरिक के स्थान की परवाह किए बिना सुरक्षित और प्रभावी दवाएं मिले। भारत का औषधि क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है और वैश्विक स्तर पर सस्ती दवा उपलब्ध कराने के कारण इसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? भारत को, सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए। राज्य स्तर पर नियामक क्षमता में काफ़ी अंतर देखा गया है। दवा निर्माण की कंपनी, लाइसेंसिंग, वितरण राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की अग्रणी भूमिका को देखते हुए मानकीकृत मूल्यांकन और समान प्रक्रिया की आवश्यकता महसूस हुई। टीकों के लिए भारत का WHO ML3 स्टेटस मिलने जैसी पिछली सफलताओं ने दवा ने विनियमन में भी ऐसी सुधारों के आधार स्वरूप तैयार किया है।
देख लेते हैं। बाकी इसमें ये नहीं लिख रहा है कि कौन से राज्य को कितना रैंक मिला, सिर्फ इतना ही। दोस्तों एक कोने में खबर छुपी हुई है, इसका नाम है एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है रुद्रास्त्र बोल सकते हैं, रुद्रास्त्र बोल सकते हैं। 7 अगस्त को चली थी एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, भारत में चली थी रुद्रास्त्र। 4.5 किलोमीटर लंबी है दोस्तों, विशाल मालगाड़ी है। भारत का माल परिवहन को बदलने की क्षमता रखती है। दक्षता में वृद्धि, टर्न अराउंड समय में कमी और संसाधनों की बचत होगी। सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम याद कर लिया आपने, रुद्रास्त्र। केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 से शुरू की जाएगी। इसका पहला जो चरण होगा वह 1 मार्च 2027 से चलेगा और 16 जून 2025 को इसकी घोषणा की गई। 2027 की जनगणना अधिसूचना जारी की गई। 4 जून 2025 को 16 वर्षों के बाद 2027 में कराई जाएगी जाति जनगणना। पहली बार हो रहा है ये देश की आज़ादी के बाद, और देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, स्वतंत्र भारत में पहली होगी, जिसमें जातियों की भी गणना होगी। अधिकांश क्षेत्रों में 1 मार्च 2027 रखा गया है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 रखा गया है। यही लाइन याद रखी जाएगी बस। अधिकांश क्षेत्रों में 1 मार्च 2027, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026। यह कारण क्या था कि कोविड-19 के कारण 2023 को जाति जनगणना व वैसी जनगणना सभी को रोक दिया गया था और 28 फरवरी 2027 तक किया जाना जरूरी है। जनगणना को 28 फरवरी 2027 तक पूरी होनी जरूरी है। 1 मार्च 2027 से सुबह 12 बजे के पहले चरण में गृह सूचीकरण और दूसरे में जनसंख्या गणना होगी। 34 कॉलम होंगे, ध्यान रखना बस। 34 कॉलम होंगे, जनगणना के 28 होंगे। घरों की सूची में 34 कॉलम और जबकि जनगणना में 28 कॉलम होंगे। जनगणना दिन 1948 के तहत प्रक्रिया 16 जून 2025 को आधिकारिक रूप से अधिसूचित कर दी गई है। ध्यान रहे, तारीख याद रखना है, 16 जून 2025। यह जनगणना अब तक की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। जब से आज शुरू हुआ है 16वीं और अब भारत आज़ाद हुआ जब से 8वीं जनगणना होगी। और अगला याद कर लेते हैं कि भारत की जनसंख्या अब 1.2 अरब दर्ज की गई थी, 2011 में 1.2 अरब। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। ये जून 2025 की बात है। भारत जैन और एक चलाया आदिवाणी, वो जनजातीय भाषाओं के लिए हैं, और ये है स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय भाषाओं के बारे में। भारत जैन संविधान में उल्लेखित 22 भाषाओं के बारे में बताएगा। मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल बड़े भाषा मॉडल हैं, और उसको भी देख लेते हैं। भारतीय जनजातीय भाषाओं के लिए हैं, ये जनजातीय भाषाओं के लिए हैं, वो भारतीय भाषाओं के लिए हैं। भारत जैन जनजातीय भाषाओं के लिए आदिवाणी, जनजातीय मंत्रालय ने आदिवाणी एक बीटा संस्करण लॉन्च किया है। आदिवाणी AI संचालित अनुवाद उपकरण, जिसकी कल्पना जनजातीय भाषाओं पर केंद्रीय भविष्य के एक बड़े भाषा मॉडल के विकास के आधार पर की गई है। इसमें जनजातीय भाषा संस्कृतियों की सुरक्षा, संवर्धन, पुनरुद्धार के लिए समुदाय नेतृत्व वाली पहल के साथ उन्नत AI के लिए एकीकृत करती है। इसमें IIT दिल्ली, बिरला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान पिलानी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नया रायपुर, झारखंड, उड़ीसा, MP, छत्तीसगढ़, मेघालय में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों जैसों की भूमिका रही विकसित करने में। आदिवाणी संथाली उड़ीसा, भील आदिवासी संथाली उड़ीसा के, भील मध्य प्रदेश के, मुडारी झारखंड के, गोंडी छत्तीसगढ़ का समर्थन करेगी। यह डिजिटल इंडिया एक पहल भारत श्रेष्ठ भारत
अधिक कर्मयोगी अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों को बढ़ावा देगी। दोस्तों इस वाले प्रश्न को देख लेंगे, मिलाने को आ सकता है। कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोल रहा है और किस देश का है। ऑस्ट्रेलिया की बोकोलोंग व डिकिन यूनिवर्सिटी परिसर गिफ्ट नगर गुजरात में खोल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की बोलोनोंग एंड डिकिन गांधीनगर में। ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी गुड़गांव में। दोबारा देखें, ऑस्ट्रेलिया की बोलोनोंग और डिकिन गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में, और ब्रिटेन की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में, और शव इलिनॉस यूनिवर्सिटी शिकागो ऑफ टेक्नोलॉजी IIT, इलिनॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल UK, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियो डिजाइन इटली शामिल है। भारत में ये खोलेंगी, लेकिन कहाँ खोलेंगे इसके बारे में अभी निश्चित नहीं हुआ। इलिनॉस यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी भारत में कैंपस खोलने वाली अमेरिका की पहली यूनिवर्सिटी है। इलिनॉस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारत में कैंपस खोल रही है, अमेरिका की पहली। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल लॉ, बिजनेस, हेल्थ साइंस जैसे पढ़ाई क्षेत्रों में काम करेगी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी बिजनेस IT हॉस्पिटलिटी में पढ़ाई करेगी। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी रिसर्च नोएडा में। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी नोएडा में कैंपस लोकेशन के लिए चुना गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन डिजाइन फैशन विजुअल आर्ट्स कम्युनिकेशन इटली का प्रसिद्ध संस्थान है। ये पांचों खोलेंगे अपने यहाँ पर। अब आपको याद रखना है, वेस्टर्न सिडनी नोएडा में खोल रही है, बोलोनोंग एंड डिकिन गिफ्ट नगर गांधीनगर में, साउथहैम्पटन गुरुग्राम में। ये 3-4 हो गया है, तो 3 ही मिला देंगे, मिलाने के लिए आया गया, आपको पता ही है। इनलैंड इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी में मान्यता मिल गई है। इंदौर और उदयपुर, इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान, रामसर अभिसमय के तहत वेटलैंड सिटी की मान्यता मिली है इंदौर और उदयपुर को। 31 नए शहर जोड़े गए हैं, टोटल 74 हो गए हैं। दोस्तों हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का। यह पेपर उत्तराखंड, बिहार और UPSC सभी में पूछा जा चुका है, अतः यूपी के लिहाज से भी ये मोस्ट है, देख लेते हैं। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। श्री पल्ले गंगा रेड्डी बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। किसको? पल्ले गंगा रेड्डी को। बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा आयुष मंत्रालय, औषधि विभाग, कृषि किसान कल्याण विभाग, वाणिज्य विभाग के प्रतिनिधि भी इसमें नामित किया गया। हल्दी बोर्ड के उत्पादन में 2 शीर्ष राज्य हल्दी के उत्पादन में 2 शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना है, तथा तगाडोंग हल्दी के लिए प्रसिद्ध मेघालय भी है। प्रतिनिधि बोर्ड में शामिल है। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में है, बस मुख्यालय भी याद रखेंगे, निजामाबाद तेलंगाना के। गृह मंत्री अमित शाह जी ने उद्घाटन किया था 30 जून 2025 को। बोर्ड में 20 राज्य शामिल हो गए हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मेघालय के हल्दी किसानों के हितों पर ध्यान केंद्रित होगा। बोर्ड हल्दी से संबंधित उत्पादों के अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करेगा। हल्दी को गोल्डन स्पाइस के रूप में जाना जाता है, गोल्डन स्पाइस, सुनहरा मसाला। 2023-24 में भारत 305 लाख हेक्टेयर और 10 लाख टन हल्दी का उत्पादन हुआ था। 2023-24 में 1074। भारत में 30 तरह की हल्दी पाई जाती है। दोस्तों भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक है, ये लाइन याद रखना है, ये UPSC में पूछा गया था। भारत विश्व का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक, यानी उत्पादक भी हम ही हैं, उपभोक्ता भी हम ही हैं, निर्यातक भी हम ही हैं। भारत में 70% दुनिया की हल्दी होती है। दुनिया की 70% हल्दी कहाँ होती है? भारत में। 2023-24 में भारत 1.6 लाख टन हल्दी और संबंधित उत्पादकों का निर्यात हुआ, जिसकी कीमत थी 226 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अतः इस खबर को याद जरूर रखना है। हल्दी बोर्ड निजामाबाद में, इसके अध्यक्ष बने हैं आपके श्री पल्ले गंगा रेड्डी, और जी इसका उद्घाटन किया था आपका हल्दी बोर्ड का शुभारंभ पीयूष गोयल जी ने।
और जी निजामाबाद तेलंगाना में जो मुख्यालय उसका उद्घाटन किया गया था अमित शाह जी ने। और जी आपको पता ही है कि उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक में भारत प्रथम है। 30 तरह की हल्दी हमारे यहाँ उगाई जाती है। दुनिया की 70% हल्दी हम बनाते हैं, यानी हम उत्पादित करते हैं। और हल्दी को गोल्डन स्पाइस कहते हैं। 2023-24 में 305 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर 10,74,00,000 टन हल्दी का उत्पादन हुआ था, जिसकी कुल कीमत ₹62 थी। भारत में 1.62 लाख टन हल्दी संबंधित उत्पादों को एक्सपोर्ट कर दिया गया, जिसकी कीमत थी $226 मिलियन।